आज की इस वीडियो में हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड के हवाले से सीखेंगे। इंग्लिश लिटरेचर में एक अहम दौर है, उसको हम कहते हैं मिडल इंग्लिश पीरियड, जो कि 1066 से 1500 तक है। इसी दौर को हम 3 हिस्सों में तकसीम कर सकते हैं ताकि हमें आसानी से समझ आ सके। तो इस शक्ल के ज़रिए से मैं आपको समझाना चाहूँगा। इसमें आपको नज़र आ रहा है कि मिडल इंग्लिश पीरियड जो कि 1066 से लेकर 1500 तक है, उसको मैंने 3 हिस्सों में डिवाइड किया है। क्योंकि मिडल इंग्लिश पीरियड में सबसे इम्पॉर्टेंट पर्सनैलिटी जॉफ्री चासर है, तो इसी लिहाज से मैंने इसको तकसीम किया है। एक दौर जिसको हम एंग्लो नॉर्मन कहते हैं वो है बिफोर चासर, और उसका जो टाइम लाइन है वो है 1066 से लेकर 1340 तक। ये चासर से पहले की एज है। इसके बाद 1340 से 1400 तक एज ऑफ चासर है, और उसके बाद एज ऑफ रिवाइवल, या हम इसको कहते हैं आफ्टर चासर का जो दौर है वो हम इसको कह सकते हैं। ये दौर जो है वो 1400 से लेकर 1500 तक है, और इस दौर को हम बैरन पीरियड भी कहते हैं, क्योंकि इसमें इंग्लिश लिटरेचर की जो लिखाई है या जो पोइट्स है वो न होने के बराबर है। अच्छा जी, इसमें यानी आज की इस वीडियो में हम सिर्फ और सिर्फ एंग्लो नॉर्मन पीरियड के हवाले से सीखेंगे, जो कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स जो कि 1066 में लड़ी गई उससे लेकर 1340 तक है। बाकी 2 दौर एज ऑफ चासर और एज ऑफ रिवाइवल या बैरन एज के बारे में इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियोस में हम सीखेंगे। तो स्टार्ट करते हैं। जैसा कि हम जानते हैं कि बैटल ऑफ हेस्टिंग्स में नॉर्मंडी के बादशाह विलियम ने एंग्लो सेक्सन के बादशाह हेरोल्ड को शिकस्त दी थी। नॉर्मन के लोग फ्रांस के एक इलाके नॉर्मंडी में रहते थे। 1066 में उन्होंने विलियम की लीडरशिप में इंग्लैंड पर हमला किया, और इसी तरीके से नॉर्मन्स जो थे वो इंग्लैंड आ गए। अच्छा जी, सबसे पहले हम एंग्लो नॉर्मन पीरियड की लैंग्वेजेस के हवाले से सीखते हैं कि कौन कौन सी ज़ुबानें इस दौर में बोली जाती थी। तो बुनियादी तौर पर इस दौर में 3 ज़ुबानें बोली जाती थी, फ्रेंच, लैटिन और इंग्लिश। जो रूलिंग क्लास के लोग थे, यानी जो हुक्मरान और उमरा थे, वो फ्रेंच लैंग्वेज बोलते थे, जबकि चर्चेज़ और मॉनेस्ट्रीज़ में लैटिन ज़ुबान बोली जाती थी। और जो मुकामी लोग थे, या हम ये कह सकते हैं कि गांव के जो लोग थे या आम लोग थे, वो इंग्लिश डायलेक्ट बोलते थे। अब एंग्लो नॉर्मन के जो लोग थे वो एंग्लो सेक्सन और ज़ुबानों को भी उन्होंने सीखा था, तो आपस में बातचीत और इंटरेक्शन की वजह से एक नई ज़ुबान बनी जिसको मॉडर्न इंग्लिश कहा जाने लगा। अच्छा जी, अब हम इस दौर के जो कैरेक्टरिस्टिक्स है उसको जानने की कोशिश करते हैं। तो सबसे पहली बात यह है कि इस दौर को पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है। इसलिए इसको पीरियड ऑफ ट्रांजिशन कहा जाता है कि इस दौर में लिटरेचर्स, कल्चर्स और लैंग्वेजेस जो थे वो एक हालत से दूसरी हालत में मुंतकिल हो गई। दूसरी बात ये थी कि इस दौर में जो लिखे गए वर्क्स हैं उस तमाम के तो हम नहीं कह सकते, लेकिन ज़्यादातर के ऑथर्स जो है वो नामालूम है। इसी तरह तीसरी बात यह है कि जो एंग्लो सेक्सन दौर के मुकाबले में इस दौर में मुख्तलिफ मौज़ूआत पर लिखाई की गई। नंबर 4, ज़्यादातर वर्क्स में फ्रेंच और लैटिन वर्ड्स का इस्तेमाल किया गया है। ख़ासकर पोइट्री में इन लैंग्वेजेस का, फ्रेंच और लैटिन का ज़्यादा इस्तेमाल नज़र आता है। इस तरह नंबर 5, ग्रामर और जुमले की साख्त, यानी जिसको हम सिंटैक्स कहते हैं, उसमें भी तब्दीली इस दौर में आ गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 6, वो ये है कि ज़्यादातर नसीहत आमोज़ और गौर व तदब्बर वाले जो मौज़ूआत थे, मज़हब के हवाले से और सिपा सलारों के हवाले से और जंग जैसी मौज़ूआत जो थे, वो इस दौर में इन मौज़ूआत पर बहुत ज़्यादा लिखाई की गई। नेक्स्ट जो पॉइंट है नंबर 7, वो ये है कि जो मजहबी जंगें हैं वो इस दौर में शुरू हो गई। नंबर 8, पोप्स ने जो क्रिश्चियनिटी की तबलीग के लिए लोगों को मशरिकी ममालिक की तरफ वो भेजें, यानी क्रिश्चियनिटी की तबलीग इस दौर में शुरू हुई। नंबर 9, स्कूल और कॉलेजेस बन गए ताकि ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को तालीम दी जा सके। नंबर 10, ऑक्सफोर्ड और कैम्ब्रिज यूनिवर्सिटियाँ बनाई गई। नंबर 11, इस दौर में रोमांसेस, मेरिकल और मिस्ट्री प्लेज नई जानरास के तौर पर सामने आ गई। नंबर 12, नॉर्मन्स ने नेशनलिटी का जो आइडिया है, जो नज़रिया है, वो इंग्लैंड में मुतारिफ़ कराया। इस तरह एक और पॉइंट का भी हम इजाफा इसमें कर सकते हैं कि फ्रेंच
एपिक जो है वो इंग्लैंड में उसको मुतारिफ कराया गया। अच्छा, ये तो चंद एक करेक्टरिस्टिक्स थे इस दौर के। अब हम इस दौर के जो लिटरेरी वर्क्स है उसको मुख्तसरन पढ़ते हैं। सबसे पहले हम पढ़ते हैं हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी के हवाले से। हिस्टोरिया रेगम ब्रिटेनी का मतलब है द हिस्ट्री ऑफ द किंग ऑफ ब्रिटेन्स। इसको 1136 में जेफरी मैनमाउथ ने लिखा। इसमें 2000 साल पर मुहित ब्रिटेन के किंग्स के हवाले से मालूमात मौजूद है। इसको लैटिन प्रोज में लिखा गया है। ये इसलिए अहम है कि दूसरे ऑथर्स ने इससे काफ़ी सारा मटेरियल जो है वो नकल किया है। अच्छा, नेक्स्ट जो वर्क है वो है लियामिन्स ब्रट। इसको राउंड अबाउट 1190 और 1215 के दरमियान में इसको लिखा गया है। इसके मुसन्निफ का नाम लियामिन है और लियामिन एक प्रीस्ट यानी पादरी था। ये लियामिन्स ब्रट एक पोइम है जिसमें 16,096 लाइन्स है। ये ब्रिटेन की तारीख़ पर लिखी गई है। इसमें ब्रूटस और किंग आर्थर की कहानियाँ मौजूद है। इसको इलिटरेटिव स्टाइल में लिखा गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट जो है वो है मेट्रिकल रोमांसेस। मेट्रिकल रोमांसेस एक जानरा है जो एंग्लो नॉर्मन अपने साथ फ्रांस से लाए थे। इसमें ज़्यादातर मोहब्बत यानी लव और बहादुरी, शेवलरी और मजहबी मौज़ूआत होते थे। इसके हीरो ज़्यादातर सिपा सालार होते थे और बाकी जो कैरेक्टर्स थे उसमें बेदाग औरतें, जंगजू लोग, अजदहा, देव और चर्च और रियासत के दुश्मन वगैरह जैसे किरदार इसमें होते थे। इसमें ज़्यादातर कहानियाँ उन सिपा सालारों की है जो एडवेंचरस टाइप के थे। अच्छा जी, इन रोमांसेस को हम 3 ग्रोहों में तकसीम कर सकते हैं। सबसे पहली नंबर वो कहानियाँ है जिसकी मज़ामीन फ़्रेंच कल्चर और लैंग्वेज से ली गई थी। इसमें एक बहुत ही मशहूर जो रोमांस है वो है ला शांसन डी रोलैंड यानी द सॉन्ग ऑफ रोलैंड। ये कहा जाता है कि इसको 1040 और 1115 के दरमियान में लिखा गया है। अच्छा जी, नेक्स्ट नंबर पर जो रोमांस है वो है रोमन से वो लिया गया है। इसमें रोमन के मौज़ूआत है और इन रोमांसेस में अलेक्जेंडर और ट्राय शहर के गिराव के बारे में कहानियाँ मौजूद है। तीसरी नंबर पर जो रोमांसेस है वो है इंग्लिश कल्चर और इंग्लिश लैंग्वेज पर मबनी। इसमें किंग आर्थर और इसके सिपा सालारों के बारे में कहानियाँ हैं। इनमें मशहूर जो कहानी है वो है सर गवेन एंड द ग्रीन नाइट। ये कहानी इसमें बहुत ज़्यादा दिलचस्प है जिस पर इंशाल्लाह मैं एक अलग वीडियो बनाऊंगा। इसके अलावा जो अहम पोइम्स है उनके नाम ये है। मैं सिर्फ नाम पर इक्तिफा करता हूँ क्योंकि ये वीडियो फिर ज़्यादा लंबी हो जाएगी। तो एक पोइम है उसका नाम है द पर्ल। इस नज़म में एक बाप और बेटी की कहानी है। इसके बाद एक और है ओम्स अर्मलम। ये एक लंबी नज़म है जिसमें 19,000 लाइन्स है जिसको एक मंक ने लिखा है। उस मंक का नाम था ओम। ये एक मजहबी पोइम है। इसके बाद है कर्सर मंडी, एक नज़म है जिसका अतर नामालूम है। इसको 1320 में लिखा गया है। इसमें तकरीबन 30,000 लाइन्स है और ये भी एक मजहबी और तारीख़ी नज़म है। नेक्स्ट है द ओल एंड द नाइटिंगेल। इस नज़म को 12वीं और 13वीं सदी में लिखा गया है। ये फेबल की शक्ल में है, यानी इसके जो कैरेक्टर्स है उसमें जानवर हैं। ये कहानी है जो जानवरों की कैरेक्टर के ज़रिए से बनाई गई है। इसमें 2 परिंदों के दरमियान मुकालमा है। एक परिंदा जो है वो ज़िंदगी के जो खुशहाल साइड है, जो कि हैप्पी साइड है वो, और दूसरा परिंदा ज़िंदगी के गमों पर एक दूसरे के साथ बातें करती हैं। अच्छा जी, अब आते हैं प्लेस की तरफ। इस दौर में मिरेकल प्लेस और मॉरलिटी प्लेस भी पेश की गई हैं। मिरेकल प्लेस ज़्यादातर बिब्लिकल स्टोरीज़ होती थी और इसमें ज़्यादातर सेंट्स की ज़िंदगियों से कहानियाँ ली जाती थी। इन प्लेस का ताल्लुक ज़्यादातर क्राइस्ट और इंसान की तख्लीक और जन्नत से निकालने की मौज़ूआत पर होता था। इसके बाद एक और किस्म है, उसको हम कहते हैं मॉरलिटी प्लेस। तो जो मॉरलिटी प्लेस है इसका ताल्लुक अच्छाई और बुराई या नेकी और बदी के मौज़ूआत पर होता था। इसमें कैरेक्टर्स ज़्यादातर एब्स्ट्रैक्ट कैरेक्टर्स होते थे जो नेकी और बुराई को रिप्रेजेंट करते थे। इन प्लेस को ज़्यादातर डायडैक्टिक पर्पसेस के लिए इस्तेमाल किए जाते थे, यानी नसीहत अमोज़ मकासद के लिए इसको इस्तेमाल किए जाते थे। तो दोस्तों, ये था आज का हमारा टॉपिक। उम्मीद है आपको इसकी समझ आ गई होगी। किसी भी जगह पर आपका कोई सवाल बनता हो तो आप कमेंट में मुझे ज़रूर बताइएगा। इंशाल्लाह मैं कोशिश करूँगा कि मैं आपको जवाब दूँ। थैंक यू वंस अगेन फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।